गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे ही होंगे, ठीक ना। हम लोग ये राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, यानी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमने मूल अधिकार समझ रहे हैं। तो मूल अधिकारों में हमने देखा था कि हमने अनुच्छेद 12 पढ़ लिया, अनुच्छेद 13 पढ़ लिया, ठीक ना। और हमने ये भी पढ़ा कि कितने मूल अधिकार होते हैं। तो हमने कहा कि मूल अधिकार टोटल मिला के 6। पहले कितने थे? तो हम कहेंगे पहले थे 7, और अब कितने हो गए हैं? तो हम कहेंगे अब हो गए हैं 6। और 6 का नाम हमने पढ़ लिया था। पहले का नाम क्या था? तो हम कहते हैं समता का अधिकार। दूसरे का नाम क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे का नाम क्या था? शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ऐसे ही बताओ। चौथे का नाम क्या था? तो हम कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवे का नाम क्या था? तो हम कहते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और लास्ट वाला यानी छठवां जो था उसका क्या था? तो हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये पहले बताइए, आपको ये मूल अधिकार सारे रटे हैं? अगर आपको सारे मूल अधिकार रटे हैं तो आज हम आगे समझेंगे। समझ गए? तो हमने देखा अनुच्छेद 12 भी हमने देख लिया था, अनुच्छेद 13 भी देख लिया। अनुच्छेद 12 में क्या था? तो हम कहते हैं अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में बताया गया है, या राज्य के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि राज्य को परिभाषित किया गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अपना संविधान है ये किसी भी चीज को परिभाषित नहीं करता है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि अनुच्छेद 13 में क्या है? तो हमने कहा था कौन ऐसी चीज है जो विधि नहीं है, जो कानून नहीं है, उसके बारे में वहां पर चर्चा की गई है, ठीक ना। तो आज हमें अनुच्छेद 14 पढ़ना है। देखो, अनुच्छेद 14 समझने से पहले हमें क्या समझने हैं कि ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है, मतलब कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो पहले आज हम पहली हेडिंग जो बनाएंगे उस पे ये लिखेंगे कि भैया देखो, मूल अधिकार का पहला अगर से पड़ाव देखा जाए तो जो पहला पड़ाव था वो था समता का अधिकार। क्या था? हम कहते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार, ठीक है। क्या था? समता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? तो हम कहते हैं इसको बोलते हैं हम राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं इसको, राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं इसको। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो देखो, इसके अंतर्गत आर्टिकल आपका कौन सा आएगा? 14 आएगा। आर्टिकल आपका और कौन सा आएगा? तो हम कहेंगे आर्टिकल 15 आएगा। और कौन सा आएगा? तो हम कहते हैं आर्टिकल जो आएगा 16 आएगा। और कौन सा आएगा? तो हम कहेंगे आर्टिकल 17 आएगा। और कौन सा आएगा? तो आपको बताना है कि आर्टिकल 18 आएगा। आपने ये पढ़ रखा है कि जो समता का अधिकार होता है उसमें आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक आते हैं? आर्टिकल 18 तक आते हैं, ठीक ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत यहां पर बताइए, ताकि हम डाउट को समझ सके और हमें अलग लेवल से जाके चीजों को समझ सके, ठीक ना। तो ऐसे यहां पर आपको समझना है। बताओ आर्टिकल 14 में क्या लिखोगे? तो हम कहते हैं यहां पर विधि के समक्ष समता की बात की गई है। किसकी? तो हम कहेंगे यहां पर विधि के समक्ष समता की बात की गई है। समझ गए? तो यहां क्या है? तो हम कहेंगे विधि के समक्ष समता। अच्छा, अभी जब हम आर्टिकल 14 शुरू करेंगे तो वहां पर हम जाके चीजों को अंदर भी समझेंगे, इसमें और भी कौन सी बात की गई है। ऐसे रटने के लिए हमें कितना रट लेना है? विधि के समक्ष समता। समझ गए? विधि के समक्ष समता। और 15 में अगर आपसे पूछे तो आपको सीधे लिख लेना भेदभाव। क्या है? तो हम कहेंगे यहां पर भेदभाव की बात की गई है। 16 में क्या है बाबू? तो हम कहते हैं 16 में सरकारी नौकरियों में नियोजन की बात की गई है। समझ गए? सरकारी नौकरियों में नियोजन की बात की गई है। अच्छा, जब संविधान में ये बात लिखी जाती है तो इसको सरकारी नौकरी ना लिखकर क्या लिखा जाता है? लोक नियोजन। समझ गए? क्या लिखा जाता है? लोक नियोजन। तो यह बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक ना। तो यहां पर क्या होगा? लोक नियोजन, लोक नियोजन, ठीक ना, ठीक ना। लोक नियोजन की बात की गई है। मतलब वही कहते नहीं है कि मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता या लोक नियोजन की बात की गई है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे आरक्षण दिया जाता है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग। अब बताओ 17 में क्या है? तो हम कहते हैं 17 में है अस्पृश्यता। क्या है यहां पर? तो हम कहेंगे अस्पृश्यता, या इसी को बोलते हैं छुआछूत। क्या बोलेंगे? छुआछूत बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। समझ गए? 18 में क्या है? तो हम कहेंगे 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत।
अभी देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल धीरे धीरे बैकग्राउंड बना रहे हैं कि हमें कैसे चीजों को पढ़नी है, ठीक ना। देखो, अगर आपसे कोई पूछे समता का अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं, तुरंत आपको बताना है विधि के समक्ष समता, भेदभाव, लोक नियोजन, अस्पृश्यता तथा छुआछूत और उपाधियों का अंत। ये जितने भी अधिकार हैं ये कहाँ आपको मिलेंगे, तो हम कहते हैं ये हमें मिलते हैं समता के अधिकार में मिलेंगे, ठीक ना। अब इनमें से हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो हमने कहा कि हम आज आर्टिकल 14 के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, तो हम कहते हैं आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता की बात की गई है, ठीक ना। अब आते हैं, देखो ये पहले आप इतना डाउनलोड करो, डाउनलोड का मतलब कि टिप लो, फिर उसके बाद तब यहां चलते हैं विधि के समक्ष समता में। अब अपनी पहली हेडिंग कौन सी बनेगी इसमें, तो हम कहते हैं आज अपनी जो पहली हेडिंग बनेगी वो बनेगी आर्टिकल 14 वाला, विधि के समक्ष समता वाला, समझ गए। चलो अब देखो, आर्टिकल 14 में ना दो बात की गई है। हमने तो अभी ऊपर से केवल पढ़ा कि विधि के समक्ष समता, लेकिन यहां पर दो बात की गई है। पहली दोनों बातों को आपको समझ लेना है, समझ गए। एक तो ये बात बोली गई है विधि के समक्ष समता, दूसरी बात इसमें और बोली गई है, दूसरी बात जो इसमें और कही गई है उस पर आप भी चर्चा करेंगे। रुको पहले थोड़ा नीचे करके लिखते हैं ताकि यहीं पर एक्सप्लेन भी करते रहें। दो वाला है, ठीक ना। दो में ये बोला गया है कानून के समान संरक्षण की बात की गई है। कानून यानी विधि के समान संरक्षण की बात की गई है इसमें, तो वहां आपको लिखना है कानून या विधि, दोनों में से कुछ भी लिख लो। कानून या विधि के समान संरक्षण की बात की गई है, समान संरक्षण की बात की गई है। अब देखो इसमें क्या पूछता है, कहता है ये बताओ विधि के समक्ष समता कहां से हमने लिया, कहां के संविधान से लिया है। और ये पूछता है कि कानून या विधि के समान संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट हम कहां से लिए हैं, मतलब किस देश से लिए हैं, कहां से हमने उधार लिया है। तो ये भी दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये वाला हम लिए हैं ब्रिटेन से, कहां से इसको लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। और ये वाला हम कहां से लिए हैं, तो हम कहेंगे इसको हम लिए हैं अमेरिका से। क्लियर हो रहा ना, समझ गए। ये कहां से लिए हम, अमेरिका से लिए। रटते रहना, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है, तुरंत आपको बताना है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। फिर अगर कोई पूछता है ये बताओ कानून या विधि के समान संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तुरंत आपको बताना है कि ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत पूछिए, तुरंत कमेंट करिए कि हाँ ये चीजें समझ में नहीं आई, तभी तो हम उसको अलग लेवल पे जाके फिर से समझेंगे। नहीं तो आप ऐसे एकदम चुप मार के ऐसे बैठे रहते हो जैसे लग रहा सो रहे हो, ठीक ना। जो चीजें ना समझ में आए पूछिए। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, ये जो विधि के समक्ष समता है ना, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। क्या है, नकारात्मक अवधारणा है। तो ये आप लिख लेंगे नकारात्मक अवधारणा। अभी इसके बारे में भी समझा रहा हूं नकारात्मक अवधारणा का मतलब क्या है, ठीक ना। और ये जो है ना, यह एक धनात्मक है, धनात्मक अवधारणा है, धनात्मक अवधारणा है। अभी इन सब के बारे में बताता हूं। अवधारणा है, ये बातें समझो अभी कैसे ये नकारात्मक अवधारणा है और ये कैसे आपका धनात्मक अवधारणा है। धनात्मक का मतलब ये हुआ पॉजिटिव और नकारात्मक का मतलब ये हुआ ये निगेटिव है। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। देखो यहां पर कहा है विधि के समक्ष समता की बात करता है, और ये क्या कहता है, विधि के समान संरक्षण की बात करता है। देखो संरक्षण का मतलब क्या होता है कि आपको बचाने की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, बचाने की बात कर रहा है, मतलब वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट का मतलब ये आपकी संरक्षा कर रही है, कहने का मतलब ये आपकी रक्षा करना चाहता है। तो आप ही सोचो, जो आपकी रक्षा करेगा वो तो आपके लिए अच्छा ही होगा ना, इसलिए इसको क्या बोला गया है, धनात्मक अवधारणा बोला गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए। लेकिन यहां पर ये नकारात्मक क्यों है, यहां पर ना दंड देने की बात करता है। दंड देने की बात का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि कोई अपराध हुआ, समझ गए, तो वहां पर आपको दंड होगा, मतलब आपको नहीं तो मतलब जैसे जो अपराधी होगा अपराधी को मिलेगा, ठीक ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो जो अपराध करेगा उसको यहां पर दंड मिलेगा। और यहां पर मान लेते हैं कि हमसे कोई गलती में अपराध हो गया तो उसको यहां पर बचाने की बात चल रही है। कैसे यहां पर बचाए जाएंगे लोग,
समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बातें थी, इसलिए इसको क्या बोला गया है? धनात्मक अवधारणा। और इसको क्या बोला गया है? नेगेटिव अवधारणा। कहने का मतलब इसको नकारात्मक अवधारणा बताया गया है। और भी समझते हैं इनमें? अभी नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया तो और भी समझते हैं। क्यों नहीं समझ में आया? देखो, जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपराध किया, समझ गए? दो लोग हैं, एक है अमीर और एक है गरीब। दोनों लोगों ने क्या कर दिया? अपराध कर दिया, समझ गए? अब जितना गरीब को दंड मिलेगा कानून के सामने, उतना ही दंड अमीर को भी मिलेगा, समझ गए? जैसे मान लीजिए कि दोनों लोगों ने चोरी की, समान चोरी की, समझ गए? दोनों लोगों ने समान चोरी की। अगर दोनों लोगों ने समान चोरी की है, इसका मतलब दोनों लोगों को दंड भी क्या मिलेगा? समान ही मिलेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, समझ गए? दोनों लोगों को क्या मिलेगा? समान मिलेगा भैया दंड। ये क्या है? हम कहते हैं, ये क्या कहता है? विधि के समक्ष समता की बात करता है। यही है ना कि दोनों लोगों, मतलब जो कानून है उसकी नजरों में सभी बराबर हैं, चाहे किसी का कुछ भी स्टेटस हो, चाहे किसी का कुछ भी पोजीशन हो, इस पे नहीं डिपेंड करता। बताओ, आर यू क्लियर? समझ गए? चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, इस पर नहीं निर्भर करता। कानून की नजरों में सभी क्या हैं? बराबर हैं। और अगर कानून की नजरों में सभी बराबर हैं तो ये बताओ, ये हुआ कि नहीं विधि के समक्ष समता? मतलब कानून के समक्ष क्या है? ये समानता दिखाई गई कि नहीं दिखाई गई? तो यही है आपका विधि के समक्ष समता। दूसरे नंबर पे आते हैं, तब ये क्या है? हम कहते हैं तब ये क्या है? कानून के समान संरक्षण तब क्या है? कानून के समान संरक्षण ये है कि जैसे मान लीजिए कि दोनों लोगों ने अपराध किया, ठीक ना? दोनों लोगों ने अपराध किया, तो अगर जो वकील वो हायर कर सकता है, मतलब एक अमीर आदमी जो वकील को हायर कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, उतना ही एक गरीब भी अपने वकील को हायर कर सकता है, उसको अधिकार है, समझ गए? अगर मान लीजिए कि जैसे भारत में नालसा बना हुआ है, तो जो नालसा होता है उसमें आपको ना वकील प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या करता है? सरकारी वकील करवा लेता है। तो जब वो सरकारी वकील करवा लेता है तो वो क्या करता है? वो उसकी रक्षा करता है। ये तो मान लीजिए आम बात हो गई। लेकिन मान लीजिए कि एक अमीर आदमी है, वो अगर बड़े से बड़े वकील को हायर कर सकता है, तो अगर गरीब के पास भी अगर उतना पैसा है तो वो भी हायर कर सकता है। क्योंकि देखो, वकील आएगा तो पैसे लेगा, प्राइवेट अगर से वकील आएगा तो वो पैसे लेगा, लेकिन उसको भी अपने आप को बचाने का उतना ही अधिकार है जितना एक अमीर को बचाने का अधिकार है। यही है कि मतलब ये आपका क्या हो गया? कानून का समान संरक्षण हो गया, मतलब विधि का समान संरक्षण हो गया। यहाँ जितना गरीब को बचाया, मतलब जितना अमीर को बचाया जा रहा है उतना ही गरीब को भी बचाया जा रहा है। जितना अमीर को अधिकार दिया गया है उतना ही गरीब को भी अधिकार दिया गया है। तो अब बताओ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट करिएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यही है और कुछ है नहीं इसमें, समझ गए? एक में क्या बोला है? कानून या विधि के समान संरक्षण की बात करता है, दूसरे में बोला है विधि के समक्ष समता की बात करता है। जो कहां से हम लोग लिए हैं उधार? तो हम कहते हैं हम ब्रिटेन से लिए हैं। फिर हमने कहा यहां पर विधि के समान संरक्षण ये है भैया अमेरिका से लिया गया है, या एक धनात्मक है अवधारणा है। अब देखो, तो इसमें क्या हम लिखें? हम इसमें ये लिखेंगे कि देखो भैया, किसी के स्टेटस और पोजीशन के आधार पर उसके साथ या मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, समझ गए? तो यहां पर अगर से मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? तो मैं यहां पर यही लिखूंगा कि विधि के समक्ष किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक ना? ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, मतलब उसकी क्या देख के, चाहे स्टेटस देख लो और चाहे उसकी पोजीशन देख लो, मतलब पोजीशन और स्टेटस के बेस पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। स्टेटस का मतलब भैया कि बहुत अमीर हैं
तो उनको ज्यादा छूट दे दी गई, बहुत गरीब हैं तो उनको बेचारों को दबा दिया गया। ऐसा नहीं कर सकता कानून। अगर ऐसा कानून करता है तो इसका मतलब वो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है। आप कहां जाओगे? अनुच्छेद 32 के थ्रू कहां पहुंच जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत कहां पहुंच जाओगे? हाई कोर्ट। ये आपका अधिकार बन जाता है तब। क्यों? क्योंकि न्यायालय क्या करता है? न्यायालय आपके मूल अधिकारों को संरक्षित करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये चीजें आपको यहां पर लिखनी है। यहां पर क्या होता है? यहां पर कहता है देखो, लाइक मस्ट बी ट्रीटेड लाइक। ये क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है लाइक मस्ट बी ट्रीटेड लाइक, कह रहा है कि जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। समझ गए? कि अगर हमने कहा कि देखो या हमने मर्डर किया है, समझ गए, अगले ने भी मर्डर किया है, तो दोनों को समान होना चाहिए, जैसे के साथ तैसा। समझ गए? अगर उन्होंने मर्डर किया है, हमने भी मर्डर किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों को हमें जितना उसको अपने आप को बचाने का अधिकार होगा, उतना हमें भी अपने अधिकार, मतलब उतना हमें भी अपने आप को बचाने का अधिकार होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये होता है लाइक मस्ट बी ट्रीटेड लाइक। समझ गए? लेकिन एक वर्ड इसमें और बोला गया, अनलाइक मस्ट बी ट्रीटेड लाइक। समझ गए? तो इतना आप याद रखे रहना, बस ज्यादा नहीं, इतना बस याद रखे रहना ताकि हम कुछ काम कर सके। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? देखो, जो ये आर्टिकल आप 14 पढ़ रहे हो ना, जो 14 पढ़ रहे हो, इस पे कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए? अगर उचित प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे तो वहां से रूल ऑफ लॉ का जो होता है हनन होने लगेगा, उल्लंघन होने लगेगा। तो अब आप कहेंगे ये रूल ऑफ लॉ कहां से आ गया? तो ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है, अभी उसको भी समझ लेते हैं। समझ गए? पहले आप ये समझ जाओ, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। क्योंकि देखो, ज्यादा समझने से दिमाग और भ्रष्ट होता है, इसलिए कम ही समझेंगे ताकि अपना काम होता रहे, एग्जाम निकालने, ठीक ना। अब देखो, दूसरे नंबर पे कहता है कि ये जो यह आर्टिकल 14 होता है, आर्टिकल 14 का मतलब अनुच्छेद 14, इस पे हम कहते हैं कि कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे कि इनके ऊपर उचित प्रतिबंध भी हैं। उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या है उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो हम कहेंगे जो उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ताकि हम रूल ऑफ लॉ को बचा सके। किसको बचा सके? तो हम कहेंगे हम यहां पर किसको बचाएंगे? तो हम कहेंगे रूल ऑफ लॉ को बचा सकें। तो ये रूल ऑफ लॉ क्या है? तो हम कहेंगे ये एक धारणा है, या ये भी एक अवधारणा है, ठीक ना। क्या है ये? तो हम कहेंगे यह एक अवधारणा है। जिसको किसने दिया था? तो हम कहेंगे इसको दिया गया एबी डाइसी के द्वारा दिया गया था। एबी डाइसी के द्वारा दिया गया था। एबी डाइसी जो थे ये अमेरिका के एक व्यक्ति हैं, तो एबी डाइसी के द्वारा रूल ऑफ लॉ दिया गया था। अब ये रूल ऑफ लॉ में है क्या? तो हम कहेंगे देखो, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून सुप्रीम है, सर्वोच्च क्या है? कानून है। यही आपको याद रखना है कि अगर रूल ऑफ लॉ का मतलब यहां पर क्या बोला बाबू? कानून का नियम। क्या है ये? कानून का नियम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कानून का नियम क्या है। समझ गए? तो हम कहेंगे ये जो कानून का नियम, ये कहना चाहता है कि कानून ही सर्वोपरि है। कानून क्या है? सर्वोपरि है, कानून ही सर्वोच्च है। ये आपको यहां पर लिखना है, ठीक ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कानून ही क्या है? सर्वोच्च है। कानून ही सर्वोच्च है या सर्वोपरि है, ठीक नहीं। आप समझे कि नहीं समझे? कानून ही सर्वोपरि है। अगर आप सोचो कानून ही मतलब कानून सर्वोच्च ना हो, मतलब विधि सर्वोच्च ना हो या सर्वोपरि ना हो, तो बताओ यहां पर जंगल राज आएगा कि नहीं आएगा? कुछ लोग होंगे आपका शोषण करेंगे, आपके मूल अधिकारों का शोषण करेंगे, कहीं पर मिलिट्री राज आएगा, कहीं पर आतंकवादी राज आएगा। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार होगी अपने मनमानी काम करेगी, जो राज्य होगा अपने मनमानी काम करने लगेगा, और जब राज्य अपने मनमानी काम करने लगे तो आपको पता है कि अराजकता फैल जाएगी। समझ गए? निरंकुशवाद आ जाएगा। समझ गए? निरंकुशता का शासन आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनार्की बोलते हैं, राजतंत्र आ जाएगा। समझ गए? जो सरकार के समझ में जो आएगा वो करेगी। इससे क्या होगा?
समझ गए? इसलिए बनाया गया भारत में अपने संविधान में एक रूल ऑफ लॉ बनाया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछे रूल ऑफ लैंड किसको कहा जाता है, तो अपने संविधान को कहा जाता है। समझ गए? रूल ऑफ लैंड किसको कहा जाता है, तो हम कहते हैं अपने संविधान को कहा जाता है। ऐसे इसमें भैया रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, एवी डाइसी ने दिया था। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि कानून ही सर्वोच्च है। समझ गए? तो सबसे पहले अगर कोई भी राज्य को कुछ भी करना है तो उसको कैसा होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, कि मतलब उसको आंसरेबल होना चाहिए, उसको जवाबदेही वाले होना चाहिए। अगर वो जवाबदेह नहीं है, इसका मतलब वो आपके अधिकारों का क्या कर सकता है, हनन कर सकता है। अगर वो जवाबदेह नहीं है तो रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है। अगर वो रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करेगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, तो हम कहते हैं भैया तब तो आप पता है क्या होगा, क्या होगा, तो हम कहते हैं तब जंगल राज आएगा। और क्या होगा, समझ गए? अगर कोई पूछ ले रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन होने पर क्या होगा, तो आपको सीधे बताना जंगल राज होगा। क्या होगा, हम कहेंगे सीधे जंगल राज होगा। तो ये जंगल राज से बचने के लिए क्या बनाया गया है, रूल ऑफ लॉ बनाया गया है। रूल ऑफ लॉ का काम है कि देखो भैया लॉ सर्वोपरि है। जो भी राज्य हैं, राज्य कौन से होते हैं, जिनके पास कुछ शक्तियां होती हैं, और कैसी शक्तियां, सरकारी शक्तियां। तो आपको पता है कि इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सरकारी शक्तियों को राज्य बोलते हैं। जैसे हमने कहा पीएम, तो आप कहेंगे हाँ। राष्ट्रपति आप कहोगे हाँ, ठीक ना। डीएम आप कहोगे हाँ। ये सब क्या है, राज्य हैं। समझ गए? और यही सब राज्य है। अगर ये मनमानी काम करने लगे तो ये बताओ रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन ये जो उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं ना, ये हमेशा जो न्यायालय होता है या जो न्यायालय के जज होते हैं वो केस टू केस डिफाइन करते हैं कि ये बताओ रूल ऑफ लॉ का हनन हो रहा कि नहीं हो रहा है, कौन सा रूल ऑफ लॉ है, या कौन सा उचित प्रतिबंध लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। ये सब कौन डिसाइड करेगा, तो हम कहेंगे केस टू केस। जो भी उसमें नियम कानून आते जाएंगे या जो भी केस आएगा उस केस के हिसाब से यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, तो हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ बनाया जाएगा। मतलब कि रूल ऑफ लॉ में बताए जाएंगे कि भैया देखो यहाँ पर ये उचित प्रतिबंध होना चाहिए। समझ गए? अच्छा, एक मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई केस हुआ, ठीक ना। अब ये मान लेते हैं ये जज था, ये कौन था, जज था। जज ने वारंट इश्यू कर दिया। ये मान लो कोई आदमी था, इसने कोई अपराध किया, ठीक ना, इसने कोई अपराध किया। अब जज ने क्या किया, इनके नाम का वारंट जारी कर दिया। क्या कर दिया, वारंट जारी कर दिया। अच्छा, वारंट का मतलब होता है इनको गिरफ्तार करने की अनुमति दे दिया, ठीक ना। अब ये वारंट किसके पास जाएगा, तो पुलिस के पास जाएगा। और पुलिस क्या करेगी, इनको अरेस्ट करेगी। पुलिस इनको अरेस्ट करेगी। और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद ये जो आदमी है, ये वाला आदमी देख रहे हो ना, ये जो आदमी है इसको क्या होना चाहिए, पुलिस का काम है कि इसको 24 घंटे के अंदर डीएम के सामने पेश करना होता है। और पुलिस ने क्या कर दिया, इसको डीएम के सामने नहीं पेश किया। समझ गए? अब मान लेता हूं कि अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर डीएम के पास पेश करना होता है। अब पुलिस ने ऐसा नहीं किया, पुलिस ने इनको नहीं, डीएम के सामने नहीं पेश किया। अगर डीएम के सामने नहीं पेश किया तो ये आप बताओ, ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ। रूल ऑफ लॉ का, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, क्योंकि नहीं पेश किया ना। अगर 24 घंटे के अंदर डीएम के पास पेश कर देती है पुलिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं, मतलब रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया गया है, मतलब यहां पर कोई भी रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन अगर नहीं पेश करता है, समझ गए, मतलब क्या कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं पेश करता है तो इसका मतलब पुलिस ने क्या कर दिया है, पुलिस ने रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया है। अगर रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया, इसका मतलब पुलिस का जंगल राज आ गया। कौन सा राज, जंगल राज आ गया। समझ गए, पुलिस का कौन सा राज आ गया, तो हम कहेंगे जंगल राज आ गया। तो ये चीजें याद रखे रहना, यही है कि मतलब यहां पर रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हो रहा है।
क्योंकि सुप्रीम क्या है, तो हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ऐसे याद कर लो, ये इसमें आप अंग्रेजी हिंदी क्या कर रहे हो, ठीक ना, ऐसे याद कर लेते, ठीक। हाँ, नहीं तो ऐसे लिखो कानून का नियम, ऐसा ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक ना। अच्छा, अब देखो कुछ अपवाद हैं, आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं कि कहां कहां, जैसे ये क्या कहता है, विधि के समक्ष समता की बात करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब की लॉ की बात करता है। समझो, हम लिखेंगे आर्टिकल 14 का अपवाद, आर्टिकल 14 का अपवाद। अपवाद का मतलब जो इसके, जैसे ये इसकी डिफिनेशन कुछ कहती है और ये काम कुछ कर रहा है, समझ गए। जैसे इसकी डिफिनेशन कुछ कहती है तो और ये काम कुछ और कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं, ठीक ना। अपवाद में हम लिखेंगे पहला वाला जो आता है आर्टिकल 361, आर्टिकल 361। अब आर्टिकल 361 में है क्या, आप समझो ही। आर्टिकल 361 में क्या है, तो हम कहते हैं आर्टिकल 361 जो 361 है, इसमें राष्ट्रपति और गवर्नर को छूट दी गई है कि ये लोग जवाबदेह नहीं होंगे, ये लोग जवाबदेह नहीं होंगे। जैसे मान लो कि अभी देखो, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि अगर किसी को फांसी देने वाली, मतलब किसी को फांसी होने वाली हो या किसी को सजा होने वाली हो, लंबी सजा होने वाली हो, तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। ये राष्ट्रपति के हाथ में पावर होता है, समझ गए। और ऐसे राज्य के लेवल पे ये गवर्नर भी उसको क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि अगर इनसे फिर कोई ये सुप्रीम कोर्ट आके या कोई इनसे आके ये नहीं पूछ सकता कि बताओ आपने ऐसा क्यों किया, समझ गए। ये आंसरेबल नहीं है, ये आंसरेबल नहीं है। जैसे अभी मैं आपसे बताऊं, देखो अब मान लो दो लोग अपराध किए थे, दोनों लोग जेल में थे। अब एक लोगों को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, रिहा करवा दिया, और एक लोग क्या है, एक लोग बेचारे वैसे पड़े हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि जाकर राष्ट्रपति से पूछे कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, इसको छोड़वा दिया और इसको नहीं छोड़ा, वो राष्ट्रपति के ऊपर है, समझ गए। तो राष्ट्रपति और गवर्नर को छूट दी गई है कि वो जवाबदेह नहीं होंगे, रूल ऑफ लॉ के प्रति वो जवाबदेह नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। ये आर्टिकल 14 का अपवाद है, तो यहां पर लिख लेना। और ये बात कहां पर की गई है, आर्टिकल 361 में की गई है। तो हम लिखेंगे यहां पर कि आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और कौन, तो हम कहेंगे और कौन, तो हम कहेंगे गवर्नर को रूल ऑफ लॉ के प्रति जवाबदेह से छूट, या ऐसे लिख देते जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, जवाबदेह नहीं, समझ गए। और क्या बोला गया है, एक होता है एम्बेसी, एम्बेसी होती है, और एक होता है एम्बेसडर, ठीक ना, एम्बेसडर। ये दो चीजें होती हैं जिसको आप ऐसे कहोगे राजदूत कहते हो, समझ गए। ये आर्टिकल 361 में नहीं है, जैसे ऐसे देखो यहां पर ऐसे बात की जाती है, एम्बेसी या एम्बेसडर, राजदूत, इनको ये भी जवाबदेह नहीं है, ये भी जवाबदेह नहीं है, ये भी जवाबदेह नहीं है, किसके प्रति, समझ गए। अच्छा पहले ये बताओ, राजदूत आप जानते हो, देखो एम्बेसी या एम्बेसडर दोनों राजदूत होते हैं, लेकिन हम किसको एम्बेसी बोलेंगे, हम किसको एम्बेसडर बोलेंगे। तो आपको आज पढ़ लेना है कि देखो, जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों या राष्ट्रमंडल देश के हिस्सा रहे हों, समझ गए, वहां जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बेसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको, एम्बेसी बोलते हैं, या एम्बेसी वाला राजदूत बोलते हैं। दोनों के हिंदी राजदूत है अंग्रेजी में, लेकिन डिफरेंस है, समझ गए। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जो देश कभी राष्ट्रमंडल देश के हिस्सा हुआ करते थे या ब्रिटेन के कभी गुलाम रहे हों, ऐसे देशों के लोगों को हम, ऐसे देशों के राजदूतों को हम क्या बोलते हैं, एम्बेसी बोलते हैं, समझ गए। और जो राष्ट्रमंडल देश का नहीं है,
उसको वहां के राजदूत को हम क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। समझ गए। इसमें आपका अगर देखो राजदूत इतना आप जानते हो कि यहाँ का एक व्यक्ति होता है, ये जाके विदेश में बैठा रहता है। समझ गए। वहां पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो सऊदी है, अब सऊदी में यहां से लोग जाते हैं तो यहाँ के लोग को वहां पर कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए वहां पर एक एम्बेसी होती है, या वहां पर हम कहते हैं एक राजदूत होता है। राजदूत क्या करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम को वहां पर हल निकालेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। यही काम होता है राजदूतों का। और भी बहुत सारे राजनीतिक काम होते हैं, उनके बारे में कभी बाद में चर्चा होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये इसका जवाबदेह नहीं होते ये भी, कि इनसे कि मतलब सऊदीया का सुप्रीम कोर्ट पूछे कि भैया ये बताओ आपने ऐसा क्यों किया, ठीक ना। या अमेरिका का एम्बेसडर कोई पूछे आपसे कि बताओ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना। अमेरिका में जो अपने यहाँ का राजदूत जाएगा उसको हम एम्बेसडर बोलेंगे। और बाकी इतना याद रखे रहना, जो ऐसे इधर कहने का मतलब इधर जैसे सऊदी में हुआ, या फिर ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन करें, सऊदी में हुआ, श्रीलंका में हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसी जगहों पर अगर से कोई होगा तो उसको हम एम्बेसी बोलेंगे। समझ गए। तो इतना याद रखे रहना। और देखो और एक छूट है, कहां और छूट है, जो ये मिलिट्री नहीं होता, मिलिट्री में जो मिलिट्री ऑफिसर्स जो होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर, वो भी अपने ट्राइब्यूनल में स्वतंत्र हो सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं। समझ गए कि नहीं। ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगर ये स्वतंत्र होते हैं तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो पहले तो ट्राइब्यूनल समझो, जैसे मान लीजिए कि कोई मिलिट्री है। अब मिलिट्री जैसे मान लेते हैं कि अब आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक एक ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं। ट्राइब्यूनल का मतलब मान लीजिए कि उसने एक बटालियन बनाया, और बटालियन का मतलब ये हुआ कि वहां पर वो स्वतंत्र है, वो डिसीजन ले सकता है। ऐसे तो बड़े लेवल पे समझेंगे। बड़े लेवल का मतलब ये हुआ कि एक बड़ा सा क्या बना गया, ट्राइब्यूनल। अब वहां का जो हेड होगा, मिलिट्री का जो हेड होगा, वो अपने हिसाब से बॉर्डर पे लोगों को तैनात कर सकता है, वो अपने हिसाब से हर डिसीजन ले सकता है, वो अपने हिसाब से वहां पर काम कर सकता है। सरकार उससे ये नहीं पूछ सकती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। समझिए, वो अपने ट्राइब्यूनल में स्वतंत्र होगा। लेकिन हाँ, अगर अपने ट्राइब्यूनल से बाहर जाके कोई चीज करता है तब भैया वहां पर तो पूछना पड़ेगा। जैसे अपने ट्राइब्यूनल का मतलब मान लेते हैं कि उसको कैप लगाना कि नहीं लगाना है, ठीक ना, उसको अपने पास गन रखने कि नहीं रखने हैं। समझ गए कि आर्मी वालों को अपने पास गन रखने कि नहीं रखने हैं, उनके पास क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, ये सब जो इंटरनल ट्राइब्यूनल डिसीजन होता है, ये कौन लेता है, मिलिट्री ऑफिसर लेता है या मिलिट्री का हेड लेता है। इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है कि आपने क्यों उनको बंदूक दिया, आपने क्यों उनको चाकू दिया, ऐसा कुछ वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जवाबदेह नहीं है, उनसे कोई भी जवाब नहीं मांग सकता। लेकिन केवल अपने ट्राइब्यूनल में। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये चीजें आपको क्लियर कर लेनी है। इतने इसके क्या थे, अपवाद थे। अच्छा देखो, ये जो होते हैं ना, जो छूट दिए जाते हैं इनको, तो ये ना विदेश का जो जैसे मान लेते हैं सऊदी अरब का हाई कोर्ट है या वहां का सुप्रीम कोर्ट पूछे कि बताओ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये भी वहां पर नहीं होता है। और इसको बोलते हैं ना डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। समझ गए क्या बोलते हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोलते हैं। समझ गए, डिप्लोमेटिक मतलब राजनीतिक आत्मरक्षा बोलते हैं इसको। समझ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, एक चीज इसके लिए एक वर्ड आता है, क्या लिखेंगे, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोलते इसको, ठीक ना। हिंदी में अपना देख लेना, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनीतिक, और इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली। इतना तो आपको पता ही होगा। समझ गए, तो ये उसकी बात करता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात करता है। इतना आप पढ़ लीजिए, इसमें आर्टिकल 14 में इतनी चीजें थी। ठीक है, धन्यवाद।